अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री के टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपके चैप्टर का टेस्ट हुआ था ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फर्स्ट एमसीक्यू था द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कि हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स टोटल कितने होते हैं। तो बच्चे देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कितने हैं, मीन अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात की जाए तो मेनली उसमें हमारे पास बच्चे 28 एलिमेंट्स आ जाते हैं। और अगर आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, तो बच्चे उसमें मेनली हमारे पास 3D सीरीज़ होती हैं, जिसे हम 3D 4D और 5D बोलते हैं। तो उसमें हम कहते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं, 30 एलिमेंट्स हैं। जब टोटल पूछ रहे हैं कि टोटल ट्रांजिशन एलिमेंट कितने हैं, तो हम बोलेंगे 58। यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, 58। सेकंड एमसीक्यूज की बात करें, कॉइनेज मेटल। बच्चे कॉइनेज मेटल हमारे पास वो मेटल्स होती हैं कि जिनको पहले कॉइन्स बनाने में यूज़ किया जाता था। तो याद रखना बच्चे, जो हमारे पास ग्रुप 1 है, ग्रुप 1B, इसमें कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये ज़्यादा कॉइन्स बनाने में यूज़ होती थी, और हम क्या बोलते हैं? कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द स्टेबल स्टेट ऑफ एन ऑर्बिटल। बच्चों को पता है ना कि कोई भी ऑर्बिटल जो है या कोई भी एटम उस वक्त स्टेबल होता है जब उसके ऑर्बिटल या कंप्लीटली फील्ड होते हैं या हाफ फील्ड होते हैं। अब ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बच्चे कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, कोई भी ऑर्बिटल हो। अब देखें, अगर वो ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड होगा या हाफ फील्ड होगा तो वो उसकी स्टेबल फॉर्म होगी। तो अब ऑप्शन ए में क्या था? हाफ फील्ड। यहाँ पर ये राइट टाइपिंग मिस्टेक थी। और बच्चे ऑप्शन बी में क्या था? कंप्लीटली फील्ड। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड। तो बच्चे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन्हें हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। The number of unpaired electron present in the chromium Cr3+ ion। तो बच्चे अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम क्रोमियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, तो जो क्रोमियम की हमारे पास बच्चे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, अब देखें उसमें जो बच्चे क्रोमियम है ना, क्रोमियम में टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 24। अब आर्गॉन तक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो मीन मतलब 18 यहाँ तक आ गए, बाकी इलेक्ट्रॉन बचे 6। अब आपको पता है कि ये एनोमिलस कन्फिग्रेशन शो करती है ये जो क्रोमियम होती है, क्योंकि इसके जो डी होते हैं, डी के बच्चे जो पांचों ऑर्बिटल हैं वो हाफ फील्ड होते हैं, और जो 4s होता है उसके अंदर जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम, नॉट क्रोमियम आइन में। मैंने ये क्रोमियम की लिखी है। अब बच्चे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि क्रोमियम 3+ उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। हमने कहना है कि नॉर्मल बच्चे क्रोमियम है ना, तो उसके अंदर टोटल अनपेयर्ड कितने हैं? 6 हैं। अब Cr3+ का मतलब क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है। मुझे याद रखना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को हमने s ऑर्बिटल से निकालना है, फिर हमने d ऑर्बिटल से निकालना है। तो अब चूंकि s के अंदर जस्ट 1 है तो एक हम वहाँ से निकालेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे? d से निकालेंगे। तो d में बच्चे कितने थे? 5। तो रिमेनिंग कितने बच जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। और वो जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो तीनों ऑर्बिटल में वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल तीनों बच जाएंगे, मीन वो तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मौजूद होंगे। तो अब हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि Cr3+ कि जब वो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद उसके अंदर वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने बचेंगे? तो बच्चे वो बचेंगे 3। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Which of the following pairs show resemblance in their valence shell electronic configuration। आपको बच्चे बताया था कि जो सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगी तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? वो सेम होगी। अब बच्चे फर्स्ट की बात करें तो ये हमारे पास टाइटेनियम ये बच्चे बिलोंग करती है ग्रुप नंबर 4 से, और ये बिलोंग करती है ग्रुप नंबर 5 से। तो अब चूँकि इनके ग्रुप डिफरेंट है तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। इस तरह अगर हम मैंगनीज ये मोलिब्डेनम की बात करें तो मैंगनीज ये बच्चे ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करती है। ये जो मोलिब्डेनम है ये ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करती है, तो फिर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी डिफरेंट होगी। लेकिन अगर जिंक और केडियम की बात करेंगे, दीज बोथ बिलोंग टू द ग्रुप 2B, तो इस वजह से इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच्चे वो क्या होगी? सेम होगी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगर डी ऑप्शन की बात करें, प्लैटिनम और
गोल्ड की बात करें तो बच्चे जो प्लैटिनम है ये ग्रुप नंबर 8 से बिलोंग करती है, और अगर गोल्ड की बात करेंगे तो ये ग्रुप नंबर 1B से बिलोंग करती है। तो मीन हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, क्योंकि उनके जो जिंक है वो भी 2B से बिलोंग करता है, जो केडियम है वो भी 2B से बिलोंग करती है, क्योंकि उनका ग्रुप सेम है तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होगी। कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट शो कलर, द कलर्स शोन बाय द डिफरेंट एलिमेंट। अब बच्चे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं जो या उनके जो साल्ट्स होते हैं वो कलर क्यों शो करते हैं? तो हमें पता है बच्चे उनके अंदर होती है डी ट्रांजिशन। अब होता क्या है बच्चे कि उनके जो वैलेंस जो शेल के अंदर जो डी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे वो टू एनर्जी लेवल्स के अंदर मतलब वो डिवाइड हो जाते हैं। जो हमारे पास कुछ जो डी ऑर्बिटल होते हैं, मतलब टोटल डी ऑर्बिटल के बच्चे कितने होते हैं? 5। तो उनमें से हमारे पास जो जब वो फर्दर आगे बच्चे सब डिवाइड होंगे तो उसके अंदर जो 3 ऑर्बिटल होंगे उनका एनर्जी लेवल कम होगा, और जो 2 ऑर्बिटल होंगे उनका एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन इन लो एनर्जी लेवल में है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब होकर वो एक्साइट होगा और वो कहाँ चला जाएगा बच्चे? हायर ऑर्बिटल में चला जाएगा। अब जब हायर से अगेन लोअर के अंदर आएगा तो वो एनर्जी को रिलीज़ करेगा और उसका कोई ना कोई कलर शो होगा। तो मीन डी ट्रांजिशन की वजह से, उन डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलर शो करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो करेक्ट होगा कि एनर्जी डिफरेंस ऑफ डी ऑर्बिटल वेरीज विद द नेचर ऑफ लीगेंड, कि लीगेंड की नेचर के साथ वो डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी डिफरेंस है वो भी वेरी करती है, और एक्चुअली इसी डी ट्रांजिशन की वजह से, इन डी ऑर्बिटल की वजह से उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो कोई ना कोई कलर को शो करते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैंगनीज़, बच्चे मैंगनीज़ की बात करें तो हमारे पास मैंगनीज़ के अंदर बच्चे टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 25। अब देखें आर्गॉन तक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो कितने आ जाएंगे बच्चे? 18। बाकी रिमेनिंग 7 बचेंगे। एस के अंदर कितने होंगे? 2, और डी के अंदर कितने होंगे? 5, मतलब 3d5 एंड 4s2। अब हम वैलेंस की लिखेंगे तो बच्चे क्या लिखेंगे? 4s2 3d5। ऑप्शन ए इज़ correct. Number of d electron present in the cobalt 3+ is similar to the number of d electron present in। अब बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कोबाल्ट की बात करें, नॉर्मल कोबाल्ट की बात करें तो बच्चे यहाँ पे मैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहा हूँ। कोबाल्ट की नॉर्मल कन्फिग्रेशन जो होती है वो होती है अपना यहाँ तक ऑर्गन तक आएंगे 18, और बच्चे इसके जो टोटल इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट के अंदर होते हैं वो हमारे पास होते हैं 27। तो एस के अंदर कितने आ जाएंगे? 2, कितने हो गए? 18 + 2 20, और डी के अंदर कितने आएंगे? 7 आ जाएंगे। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कोबाल्ट +3, मैंने अब मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। मैंने कहा पहले एस वाले निकालेंगे फिर डी वाले रिमूव करेंगे, तो ये 2 एस वाले बच्चे क्या हो जाएंगे? ये रिमूव हो जाएंगे। अब एस के अंदर ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है, अब देखें ये पड़े कैसे बच्चे। इसका पहला ऑर्बिटल भी क्या है? पहले इनको हाफ फील्ड करते हैं। ये मैंने इनको पाँचों क्या कर दिया है? हाफ फील्ड कर दिया। 1 2 3 4 एंड ये हाफ फील्ड कर दिया। अब बच्चे जो इलेक्ट्रॉन नंबर 6 यहाँ पर आ गया और ये इलेक्ट्रॉन नंबर 7 यहाँ तक आ गया। ये डी की मैंने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी। इलेक्ट्रॉन बच्चे निकालने हैं हमने टोटल 3। अब 2 मैंने ऐसे निकाल दिए, एक कहाँ से निकलेगा? वो डी से निकलेगा। तो डी के अंदर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बच्चे कितने बच गए हैं? वो 6 बच गए। डी के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बच गए हैं? 6। अब ऑप्शन में अगर हम देखें तो बच्चे मैंगनीज़ के अभी मैंने आपको ड्रा करके दी थी, तो मैंगनीज़ के वैलेंस शेल डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बच्चे निकल की बात करेंगे तो निकल के डी के अंदर बच्चे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर हम आयरन की बात करेंगे तो आयरन का जो डी ऑर्बिटल होता है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मीन कोबाल्ट +3 उसके डी में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। और बच्चे आयरन की बात करेंगे तो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम देखेंगे तो उसके डी के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। मीन ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, आयरन। विच पेयर ऑफ आइंस हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? बच्चे वही अब अनपेयर्ड का पूछा गया, जस्ट अनपेयर्ड का। पहले बच्चे हम स्कैंडियम की बात करते हैं, तो अब स्कैंडियम में से बच्चे जब हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो अब इसके तो जो डी ऑर्बिटल वैसे ही एम्प्टी हो जाएगा। अगर टाइटेनियम की बात करें, जब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके पास एक अनपेयर्ड बचेगा। मीन स्कैंडियम के अंदर 0 हैं और टाइटेनियम के अंदर 1 अनपेयर्ड है। अब बचे आ जाएँ कोबाल्ट के ऊपर। जब कोबाल्ट में से बच्चे हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो दोनों के दोनों एस से निकल जाएंगे। अब इसके जो डी हाफ फील्ड बचेंगे वो 3 बचेंगे। इसी तरह हम कॉपर की बात करें तो कॉपर में से अब देखें कॉपर की क्या होती है? 3d10 एंड 4s1। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, मैंने कहा था पहले एस से निकालने, एक एस से निकलेगा और एक डी से निकलेगा।
मीन जो 5d पहले कम्प्लीटली फील्ड थे ऑर्बिटल, अब उनमें से जो एक हो गया वो क्या हो गया, वो हाफ फील्ड हो गया। तो मीन Cu+2 के केस में उसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चे, वो एक है। अब नीचे बात करें बच्चे टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम के वैसे वैलेंस शेल में होते हैं 4, 2s के अंदर होते हैं और 2d के अंदर होते हैं। अब जब 3 यू रिमूव करेंगे तो s वाले दोनों रिमूव कर देंगे और d में कितने रह जाएंगे, एक। तो मीन इसके अंदर भी कितने अनपेयर्ड हैं, एक। अभी आपको कॉपर के मैंने ड्रा करके दिए, कॉपर +2 में कितने हैं, उसमें भी एक हैं। तो मीन टाइटेनियम +3 कॉपर +2 इन दोनों के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल है और वो कितने होते हैं, वो 1 होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। Cu+2 क्यूप्रिक आइन हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब बच्चे कॉपर अभी हमने ड्रा किया था, वैसे इसकी नॉर्मल क्या होती है 3d10 4s1। अब जो कि ये +2 की फॉर्म में है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा s से, और बच्चे अब d में रिमेनिंग कितने बच जाएंगे 9, जिसकी यही है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए आर्गॉन 3d9। यहाँ पे आर्गॉन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन ये हैं और बाकी कितने बच जाएंगे 3d9। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन द K3। अब बच्चे पोटाशियम 3 है तो देखें इसका चार्ज कितना होगा, +3 होगा। तो मीन अब ये जो कोऑर्डिनेशन फिर इस पर चार्ज कितना आएगा, -3 आएगा। बच्चे सियानो ग्रुप कितने 6 हैं तो कितने आ जाएंगे -6। अब आयरन के अंदर हम कितना ऐड करेंगे तो आंसर -3 है, तो मतलब हम +3 ऐड करेंगे। तो मतलब यहाँ पर जो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हमारे पास +3 है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट पैरामैग्नेटिक। बच्चे याद रखना सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक वो होगा जिसके अंदर हाफ फील्ड ऑर्बिटल जितने ज़्यादा होंगे। निकल +2 की बात करें तो बच्चे निकल +2 की, अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करूँ जल्दी जल्दी। तो बच्चे इसके जो d ऑर्बिटल ये भी फील्ड है, ये दूसरा भी फील्ड होता है, तीसरा भी फील्ड होता है, चौथा हाफ फील्ड, पांचवा भी हाफ फील्ड, और ये 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। अब निकल +2 केस में मतलब ये दोनों s वाले रिमूव हो जाएंगे। इसमें से अनपेयर्ड कितने बचे हैं 2, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 2। अब बच्चे आ जाएँ आयरन के ऊपर। तब ये आयरन होता है इसके अंदर बच्चे पहला जो d है वो कम्प्लीटली फील्ड है, नेक्स्ट हाफ फील्ड हाफ फील्ड हाफ फील्ड हाफ फील्ड, और s के अंदर कितने बचे, वो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब Fe+3 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये s वाले गए और बचे जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर से जाएगा। तो अब बच्चे इसके अंदर इस केस के अंदर आयरन +3 के अंदर बच्चे अनपेयर्ड हमारे पास कितने बच रहे हैं बच्चे, हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। बच्चे जिंक की बात करें तो जिंक की आपको सीधा सीधा बताया कि बच्चे जो डी होते हैं वो पांचों के पांचों क्या होते हैं, वो कम्प्लीटली फील्ड। जी मैंने पांचों कम्प्लीटली फील्ड ड्रा कर दिए। इसके एस के अंदर बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। अब जिंक +2 है तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है, ये एस से निकालने हैं। तो आप देखें डी सारे कम्प्लीटली फील्ड हैं, उनमें कोई अनपेयर्ड नहीं है। तो आप देखें निकल में कितने अनपेयर्ड थे, 2। आयरन की बात करें 5, जिंक की बात करें कोई बचे अनपेयर्ड नहीं है। तो मीन चूँकि आयरन Fe+3 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें से सबसे ज़्यादा 5 हैं, तो इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी सबसे ज़्यादा होगा। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन। बच्चे जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, वो इस वजह से क्योंकि उनके जो आउटर मोस्ट जो s इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके साथ साथ उनके बच्चे जो d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लेते हैं। तो मीन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट बनेगा कि जो इनके जो आउटर मोस्ट s इलेक्ट्रॉन है वो भी बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और जो d इलेक्ट्रॉन में से जो अनपेयर्ड जो हाफ फील्ड होते हैं वो भी बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लेते हैं। तभी तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक जिनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो बहुत ज़्यादा +7 तक भी जाती है मैंगनीज़ की। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब बच्चे देखें टाइटेनियम +3 की बात करें, जब मतलब जब इस पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो इसका जो साल्ट होगा वो पर्पल कलर का होगा। अब उसने हमें पूछा कि जब इसका टाइटेनियम +4 में जाएगा तब इसके साल्ट कलर का होगा। तो बच्चे आसान सी बात है, याद रखना जब भी किसी एलिमेंट किसी ट्रांजिशन एलिमेंट का d ऑर्बिटल अगर d सब शेल या ऑर्बिटल की बात करें अगर d सब शेल कम्प्लीटली फील्ड होगा या एम्प्टी होगा, मतलब ये जो d है या ये कम्प्लीटली फील्ड होगा या d एम्प्टी होगा, तो उस केस में उस साल्ट का जो कलर होगा वो कोई कलर मतलब वो कलरलेस होगा, उसका कोई कलर नहीं होगा। अगेन बच्चे सुन लें, अगर किसी ट्रांजिशन एलिमेंट के d ऑर्बिटल में अगर वो एम्प्टी हो या कम्प्लीटली फील्ड हो तो उसका साल्ट कोई कलर शो नहीं करेगा, वो कलरलेस होगा। अब सिंपल सी बात है बच्चे, टाइटेनियम +4 है, आपको पता है टाइटेनियम के जो पहला डी उसमें 1 होता है, दूसरे डी में 1 होता है, और साथ एस के अंदर बचे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब टाइटेनियम +4 में जाएगा तो मतलब वो एस वाले दोनों इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर देगा, वो दोनों डी वाले इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर देगा। तो अब इस केस में उसका डी ऑर्बिटल एम्प्टी हो गया। तो जब डी एम्प्टी हो जाएगा तो मीन टाइटेनियम +4 का जो साल्ट होगा वो कलरलेस होगा, क्यों? क्योंकि उसका डी क्या हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, कलरलेस।
द कम्प्लेक्स ऑफ विच आइन इज़ कलरलेस। अब बच्चे फिर वही क्वेश्चन आ गए, कलरलेस मैंने कहा उसका होगा जिसका डी सब शेल है वो एम्प्टी होगा या कम्प्लीटली फील्ड होगा। तो इसमें अगेन टाइटेनियम +4, इस केस में इसका जो डी सब शेल है बच्चे वो एम्प्टी होता है, तो इस वजह से इसका जो साल्ट होगा वो भी कलरलेस होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फ्राम द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चे में पता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है। और इस बच्चे पहली सीरीज़ जो 3D सीरीज़ होती है उसके अंदर हर ट्रांजिशन एलिमेंट स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सारे बच्चे जो 10 के 10 जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो सारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो मीन 3D के अंदर जो 10 एलिमेंट हैं वो 10 के 10 एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टोर करते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द आयोपैक नेम ऑफ, बच्चे देखें अब हमने कहा था कि अगर जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है अगर वो नेगेटिव होगा, वो एनाइन होगा, तो हम अपना जो हमारी सेंट्रल मेटल एटम होगी उसके एंड के ऊपर 8 ऐड करेंगे। अगर वो कैटाइन होगा तो उसे हमने नहीं छेड़ना। अब ये कैटाइन है तो इस मतलब हम जो कोबाल्ट है उसको कोबाल्ट ही लिखेंगे, उसको कोबाल्टेट नहीं करेंगे, ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। अब बच्चे आ जाए देखें हमने इनको अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। अब अमाइन पे आ जाते हैं तो कितने अमाइन है 4, तो क्या बनेगा टेट्रा अमाइन। अब वाटर कितने 1, तो क्या बन गया एक्वा। ब्रोमो कितने 1, तो क्या बन गया ब्रोमो। और कोबाल्ट हमने लिख दिया, कोबाल्टेट करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कैटाइनिक कोऑर्डिनेशन अफेयर है। और बच्चे इस केस में जो कोबाल्ट का जो अपना इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी 3, तो हमने रोमन में 3 लिख दिया। साथ में हमारा जो एन आइन है वो नाइट्रेट है तो हमने नाइट्रेट लिख दिया। फिर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन द NiCO4। बच्चे देखें हमारे पास जो C होता है ये क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। तो अब इस केस में अब ये और उसके अलावा ये जो कोऑर्डिनेशन ये जो हमारे पास ये जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है ये है ये न्यूट्रल की एग्जांपल। इसका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज वो 0 होगा। अब कोबाल्ट वो वैसे न्यूट्रल है, तो मीन जो निकल है फिर इस पर भी चार्ज क्या होगा 0 होगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। बच्चे मैं दोबारा बता रहा हूँ ये जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है ना ये न्यूट्रल में आता है, मीन इसकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज 0 होगा। तो अब कोबाल्ट बच्चे ये वैसे इस पे 0 होता है, तो मतलब फिर निकल का भी क्या होगा उस पर भी 0 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर इन, अब बच्चे देखें यहाँ पे कर लेते हैं। अब सल्फेट है तो -2, तो अब जो हमारे पास ये जो आएगी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आएगी उस पर कितना आना चाहिए +2 आना चाहिए। बच्चे अमाइन ये तो वैसे न्यूट्रल होता है, तो फिर इस केस में कॉपर पे क्या होना चाहिए +2, ताकि इसका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इक्वल आ जाए। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट 2। द सब्सटेंस विच डोनेट्स अपीयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द ट्रांजिशन एलिमेंट। बच्चे हमारे पास वो सब्सटेंस जो अपने इलेक्ट्रॉन को अपना सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं, हम क्या बोलते हैं बच्चों, से हम लिगेंड बोलते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर नॉट शोन बाय द ट्रांजिशन एलिमेंट। बच्चे पहला कि दे ऑफन फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, बिल्कुल बात ठीक है। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बच्चे ये बात रॉन्ग है क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, इससे इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल बात ठीक है। दे शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ये बात भी ठीक है। तब हमसे पूछा गया था कौन सी प्रॉपर्टी इनकी नहीं है, तो हम कहेंगे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। X, Y and Z are 3 elements in the same period of the periodic table. X is non-metal, Y is metal and Z is transition metal. Which could be the correct order of these elements in the periodic table from moving from left to right? बच्चे हमें पता है कि periodic table के अंदर लेफ्ट पे क्या पड़ी होती हैं मेटल, दरमियान में क्या आती हैं ट्रांजिशन मेटल और एंड पे क्या आती हैं नॉन मेटल। अब देखें मेटल इनमें से कौन सी थी Y, तो हम पहले लिख देंगे Y। ट्रांजिशन मेटल कौन सी थी Z, तो हमने क्या लिख दिया Z। और नॉन मेटल क्या थी X, तो क्या हमारा ऑर्डर बन गया YZX। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बच्चे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने बतानी है। द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज स्लाइटली फ्रॉम, बच्चे लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर जाएंगे तो जो आयनिक रेडिया का वो डिक्रीज होगा, तो मेन यही रॉन्ग स्टेटमेंट है और फिर यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। हमसे पूछा गया था ना कि इनकरेक्ट आपने तलाश करने, तो यही इनकरेक्ट। अगली वैसे देख लेते हैं कि जनरली टफ हैविंग हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो बिल्कुल बात ठीक है। इनकी मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है तो इस वजह से इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी टफ होती है। इनके जो शुरू वाले बच्चे उनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होती है और एंड वालों की +2 होती है। तो अब इनमें से रॉन्ग कौन सी थी, पहली रॉन्ग थी, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
बच्चे Cu+2 साल्ट, सर बच्चे Cu+2 साल्ट की बात करेंगे, नॉर्मल में बात कर रहा हूँ, नॉर्मल आर्गॉन। और बच्चे इसकी जो 3D वो कम्प्लीटली फील्ड होता है और 4s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब चूँकि +2 है तो एक s से जाएगा और एक d से जाएगा। जब एक d से निकलेगा तो मीन इसके अंदर एक अनपेड मौजूद है, तो जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ एन एटम आयन मॉलिक्यूल इज, बच्चे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करता है अभी आपको बता दिया। बस उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। लिगेंड्स हैविंग 2 लोन पेयर, बच्चे वो लिगेंड जो 2 लोन पेयर को डोनेट करते हैं हम क्या बोलते हैं, बाइडेंडेट लिगेंड बोलते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द फॉर्मेशन ऑफ आयन बाय द ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज इज़ ड्यू टू द, कि बच्चे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो आयन बनते हैं वो अभी आपको मैंने बताया था कि जब वो आयन बनेंगे तो बच्चे उसमें उसके जो S सब शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं और जो D सब शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो मतलब जब वो पहले वो कौन से लूज़ करते हैं, पहले S में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, उसके बाद D में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। मतलब दोनों बातें ठीक है। ऑप्शन बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन तो फिर यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सी, बोथ ए एंड बी। अभी आपको बता रहा था ना ऊपर भी कि पहले इलेक्ट्रॉन S से निकालना है उसके बाद D से निकालना है। द एलिमेंट विद द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d5 4s2 विल बी एक्सपेक्टेड। अब बच्चे देखें 3d5 4s2, पहले हम देखते हैं कि बच्चे हमारे पास है किसकी, तो बच्चे ये मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पहला इट विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, तो बच्चे ठीक है बनाएगा। इट विल फॉर्म कम्प्लेक्स कंपाउंड, तो जितनी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती हैं। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बच्चे इसके मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होते। तो मीन पहली बात भी ठीक थी, दूसरी बात भी ठीक थी, तो हम बोलेंगे बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट हैज़ ग्रेटर कोवलेंट रेडियस, के बच्चे टाइटेनियम, वेनेडियम, कॉपर और जिंक, इनमें से जो अपना हाँ जी कोवलेंट रेडियस किसका ज़्यादा है, तो बच्चे में पता है इनके अंदर एक्चुअली बच्चे होता क्या है कि जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो याद रखना मिडल तक जो होता है अपना कोवलेंट रेडियस ये डिक्रीज़ होता है, एंड के ऊपर थोड़ा इंक्रीज़ होता है। क्यों इंक्रीज़ होता है, क्योंकि एंड को मैं पता है ना कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है तो वो एक दूसरे को रिपल्शन उनके अंदर होती है, जिसकी वजह से एंड के ऊपर जाएंगे थोड़ा सा वो इंक्रीज़ होगा। लेकिन इन चारों को देखोगे तो इनमें से जो टाइटेनियम है इसका कोवलेंट रेडियस सबसे ज़्यादा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो बच्चे वो वेनेडियम करते हैं। आपको बाइंडिंग एनर्जी को बताया था कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी तो उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होंगे। तो ग्रुप बच्चे सॉरी जो हमारे पास ये जो पीरियड 3D जो सीरीज़ है इसके अंदर वेनेडियम के बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होंगे। द कोवलेंट रेडियस अभी बच्चे आपको बताया कि जब हम लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो इनके कोवलेंट रेडियस पहले डिक्रीज़ होते हैं तब इंक्रीज़ होते हैं। रीज़न आपको मैंने बता दिया। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट राइट जाएंगे वो तो डिक्रीज़ हो रहे हैं ठीक है, लेकिन एंड के ऊपर थोड़े इंक्रीज़ क्यों होते हैं, क्योंकि एंड के ऊपर बच्चे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है ना, वो डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड हो रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन इस को रिपेल करेंगे जिस वजह से उनका स्लाइटली क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। द ट्रांजिशन मेटल्स कम्प्लेक्स कॉमनली शो विच टाइप ऑफ जियोमेट्री। हाँ जी बच्चे याद रखना कि जो कम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के वो मेनली जो उनकी जो कॉमन जियोमेट्री होती है ना बच्चे वो ऑक्टाहेड्रल होती है। और ऑक्टाहेड्रल के केस में वो जो अपना हाइब्रिडाइजेशन बच्चे शो करते हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए, sp3d2। और इसकी एक और बात याद रखनी है, अगर उनकी ऑक्टाहेड्रल होगी तो sp3d2 हमारे पास क्या होगी, उनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी तो उसके अंदर लिगेंड कितने होंगे बच्चे 3 + 2 5 और 1 6। तो अगर ये भी बताया जाए कि कि हमारे पास अगर किसी अपना कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर 6 लिगेंड है तो वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करेगा, तो बच्चे वो शो करेगा sp3d2 और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रेफर टू द ट्रांजिशन एलिमेंट। बच्चे पहले क्या लिखी है 288, वो बच्चे ये तो अपना आर्गॉन किया तो आर्गॉन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। 28 की बात करेंगे तो ये भी इसमें नहीं आएगा, 285 की बात करेंगे ये भी नहीं आएगा, लेकिन 2812 की बात करेंगे तो ये हमारे पास जो है ये ट्रांजिशन मेटल के अंदर आएगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली मैच। अभी आपको मैंने बताया कि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा उनकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, क्योंकि उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp3d2। तो आपने कैसे गिन लेना 3 और 2 5 5 और 1 6, तो कोऑर्डिनेशन में कितना आ गया 6, तो बिल्कुल बात ठीक होगी। अच्छा नेक्स्ट बचे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल, बिल्कुल बात ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो 3 + 1 4, बिल्कुल बात ठीक होगी। अच्छा 2 कोऑर्डिनेशन होगी तो लीनियर होगा, बिल्कुल बात ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन होगी 1 + 1 2 हो गया। लेकिन अगर उनका 5 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो बच्चे वो हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं dsp, एक ऐसा ज़्यादा लिखा गया dsp3 3 + 1 4 और 1, ये तो बाई 5 बात ठीक है। लेकिन जिनके अंदर 5 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो वो स्क्वायर प्लेनर नहीं बच्चे, वो बाई पायरामिडल शो करते हैं, बाई पायरामिडल। यही हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा क्योंकि ये करेक्टली मैच नहीं कर रहा। लेकिन जिनके अंदर बच्चे 4 लिगेंड होते हैं तो वो स्क्वायर प्लेनर शो करते हैं और उनके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो dsp2 होती है।
विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। तो बच्चों को पता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ की बात करें, अमंग द फॉलोइंग आइन विच हैज़ द मैक्सिमम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बच्चे बताया था कि स्टेबल तब होगी या उसके जो डी ऑर्बिटल हैं या वो कम्प्लीटली फील्ड होंगे या वो हाफ फील्ड होंगे। लेकिन अब अगर हम बात करें इनमें से, तो बच्चे कॉपर की बात करें तो कॉपर के हमारे पास जो नॉर्मल स्टेट के अंदर वो क्या होती है बच्चे 3d10 और 4s1 एंड के ऊपर होती है। अब वो उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, मीन एस वाला रिमूव हो गया। अब बच्चे जो 3d वाले रिमेनिंग बच्चे हैं वो कम्प्लीटली फील्ड है। जब वो कम्प्लीटली फील्ड है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। द पीरियोडिक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टाइटेनियम। तो बच्चे ये आपके टेबल में आपको बताया गया था जो टाइटेनियम होती है ये +2 +3 और +4 ऑक्सीडेशन शो करती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो बाय द क्रोमियम एंड कॉपर अमंग 3D। क्योंकि इनमें एनोमलस क्यों होती है बच्चे, क्योंकि क्रोमियम जो होता है ना ये अपने 5 डी को हाफ फिल करने के लिए एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और कॉपर के अंदर बच्चे अपने डी को कम्प्लीटली फिल करने के लिए एस के लिए एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो मीन अपने आप को ये स्टेबल करने के लिए ये एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। स्टेबिलिटी इज़ एसोसिएटेड विद दिस कन्फिग्रेशन। बच्चे लास्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट पैरामैग्नेटिक। आपको बताया था कि जिसके अंदर बच्चे अपना हाफ फील्ड या अनपेयर्ड ऑर्बिटल जितने ज़्यादा होंगे तो उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर सबसे ज़्यादा होगा। बच्चे निकल +2 की बात करेंगे तो याद रखना इसके अंदर हमारे पास 2 होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैंगनीज़ की बात करेंगे तो इसमें से 5 होंगे। जिंक की बात करेंगे इसमें 0 होंगे। और कोबाल्ट की बात करेंगे तो इसमें बच्चे हमारे पास 3 होते हैं। सबसे ज़्यादा मैंगनीज़ +2 में है, जिसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी सबसे ज़्यादा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।